अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अरे हो उस्ताद, मैं एक बार फिर आप लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में और आगे के कुछ वीडियोस में जो है सो आप लोगों के साथ मेरा हज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये पहला वीडियो है उस बारे में। तो इस वीडियो में जो है सो मैं सोचा आप लोगों के साथ अपने पास जो यूजुअली मिसकंसेप्शंस रहते हैं हज को लेके वो क्लियर करूं, और जो है सो प्री प्रोसेसिंग जो भी रहती है उसकी और वहाँ जाने का तरीक़ा वो बताऊं आप लोगों को। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक और डिस्क्लेमर है। मैं तो देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको फैक्चुअली करेक्ट पॉइंट्स प्रेजेंट करने की इस वीडियो में, मगर अगर कहीं कोई गलती हो गई मेरे से तो आप कमेंट करिए मेरे को करेक्ट करने के लिए। वो चीज़ मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा ये चीज़ का। इंसान है, गलती होते रहती। तो इंशाल्लाह लेट मी स्टार्ट। हज को जो है सो अपने पास इंडिया से जाने के दो तरीक़े हैं। एक तो आप हज हाउस के थ्रू जाते हैं और दूसरा प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू। हज हाउस के थ्रू लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको हज हाउस के थ्रू गए तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती, तो आपको एक्सपेंस कम होता। और, और जो है सो गवर्नमेंट के कुछ फैसिलिटीज़ रहते हैं। लेकिन मोस्टली लोग इसीलिए जाते हैं ताकि एक्सपेंस कम होता। और प्राइवेट से गए तो क्या है, आपको एक्चुअली ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं कंपैरेटिवली हज हाउस से। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है सो अच्छा रखते और खाने का वगैरह इंतज़ाम अच्छा रहता, लेकिन एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता। तो मैं तो प्राइवेट से गया था। जहाँ तक मेरे को मालूम है हज हाउस के थ्रू अगर आप गए तो 1.6 या 1.7 लाख रुपीज़ होते हैं एज ऑफ 2016। और आप प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर अराउंड 3 lakhs। उसके बाद आगे के पैकेजेस रहते हैं उनके पास 3.5, 4, 5, 6 lakhs तक भी रहते हैं। मैं बोलता हूँ जिसके पास पैसा है उन्हों जो है सो दिल बड़ा करें और प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू जाए। बिकॉज़ जो गरीब है, जो जो लोग जो गरीब लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर 3 लाख रुपए जिनके लिए बहुत ज़्यादा है, उनको मौका दें हज सब्सिडी का यूज़ करने का। और वैसे भी ये सब्सिडी जो है सो सुप्रीम कोर्ट से रूल आ गया है 2022 तक ख़त्म हो जाएगी। तो 2022 के बाद आपको कोई सब्सिडी नहीं है। हज हाउस के थ्रू हज को जाने का कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं है जो खुसूसन पैसों का रहता था। तो मोस्टली सब प्राइवेट से ही जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है, अगर आप हज नहीं कर सकते तो उम्रा की कोशिश करिए। उम्रा बहुत कम पैसों में होता। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सऊदी तो तकरीबन 80,000 में हो जाता उम्रा। और अगर उसके बाद अगर आपका सेकंड टाइम थर्ड टाइम है तो ये साल से सऊदी गवर्नमेंट का भी नया रूल आया कि आपको उम्रा वीज़ा के भी पैसे लगेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे है, 40,000 के करीब है। तकरीबन 2,000 रियाल है, तो 1 लाख के ऊपर हो जाता। लेकिन वही मैं मेरी बात फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, 1 लाख रुपए की आज के ज़माने में कोई अहमियत नहीं है। 1 लाख रुपए आप हर 2 साल 3 साल को बाइक बदलते, 1 लाख रुपए की नहीं 3-3 लाख की कार बदलते, 1 लाख का आईफोन ख़रीदते। तो ये पूरे दुनिया के चीज़ें हैं भाई। आप फ़ोन 4 साल भी चला सकते हैं आप चाहे तो, आप बाइक 5 साल भी चला सकते हो। वही 1 लाख रुपए आप सेव करके अल्लाह के लिए उम्रा को जाइए। और मेरा वादा है आप लोगों से, वहाँ की जो फीलिंग रहती ना, आप फर्स्ट टाइम जब जाते ना, उसके बाद आपको हर साल जाना दिल बोलता। हर साल क्या, आप साल में 2 बार 3 बार वहीं रह जाना दिल बोलता। तो कोशिश करिए आप लोग एक बार तो जाके देखिए कैसा दिखता। अब जो है सो अपन अपना हज का जो भी मेरा प्रोसीजर था, मैं जहाँ से कार्रवाई शुरू करा
वो आप लोगों को डिटेल में सुनाता हूँ। आप जब जिस दिन हज की नीयत करते ना, अल्लाह ताला आपका सवाब उस दिन से लेके आपको आपका हज मुकम्मल होने तक देते। तो आपका जो हज का प्रोसेस रहता उसी दिन से शुरू होता जिस दिन आपकी नीयत बन जाती। ये चीज़ में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये चीज़ के बारे में मेरे को मालूम हुआ हज के टाइम पे। और मेरा ऐसा था, एक साल पहले ऐसे ही नियत तो करा था कि हज को जाएंगे बोल के, लेकिन कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं चले जाऊंगा, या फिर उतना एक्टिवली एफर्ट्स नहीं लगाया था। तो अल्लाह ताला के हाथ में है अब मेरे को कब से सवाब मिलना है। मगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक और ख्याल आया जो बोलना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला से जो है सो आप जब भी दुआ करते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस में दुआ करना है, और लिमिटेड दुआ मत करिए। अल्लाह ताला जो है अल्लाह अज़वजल है, मतलब माइटी एंड मेजेस्टिक। तो माइटी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड मेजेस्टिक मतलब जिनके लिए जो भी सुप्रीम चीज़ा हैं वो आम रहे जैसा। अल्लाह ताला सिर्फ हो जाओ बोले तो पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया। तो उसके सामने अपन लिमिटेड दुआ करके चलो ये एक दुआ कबूल हो गई तो दूसरी करता हूँ, ऐसा लिमिट में मत सोचो आप। अल्लाह ताला से जब भी दुआ करते दिल खोल के दुआ करो और फुल कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अरे अल्लाह ताला कबूल करते कि नहीं कि ऐसा ना को सोचो आप लोग। फुल कॉन्फिडेंस से दुआ करो या नियत करो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो है सो हज की नियत कर लिए थे। उसके बाद अब जाना था, और हज हाउस की तो डेट आ गई थी मेरे ख्याल से, या पता नहीं आई थी, मगर मेरे को हज हाउस से जाना ही नहीं था भाई शुरू से। तो मैं क्या करा, रिश्तेदारों में मालूमात करते गया, कोई भी प्राइवेट से गए थे क्या हज को। तो एक दो रिश्तेदार निकले जो एक ऑपरेटर का नाम बोले थे हमारे को, अली यासीन। बहुत ही फेमस ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर जो हज को ले जाते। तकरीबन 30 ईयर्स से ले जा रहे उन्होंने हज को लोगों को। और जो जो ओनर है, उसके जो ओनर थे या जो फाउंडर थे, आपका तो इंतकाल हो गया शायद, तो उनके बेटे करते अभी वही। और इनके अलग अलग नाम से ब्रांचेस हैं मेरे ख्याल से, अलग अलग बेटों के हैं। तो अली यासीन, एमजी, खिदमा और मुबारका, ये चार जो टूर्स हैं ये चारों एक्चुअली एक ही छः समझिए। तो आप किसी इनमें से किसी के पास भी गए तो उतना ही छः। तो हमको जो है सो इनका डिटेल मिला। उसके बाद ये भाई को मैं क्या करा, व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि मेरे को ऐसा हज को जाना है। मैं इंडिया में नहीं रहता, तो मैं उनको बोला ऐसा मेरे को हज को जाना है वगैरह। तो उन्होंने बोले फिर देखो आप मेरे को रमज़ान में कांटेक्ट करो, फिर से रमज़ान में कांटेक्ट करके कंफर्म करो दोबारा। तो वैसे ही करें हम, फिर रमज़ान में कांटेक्ट करें तो उन्होंने कुछ नॉमिनल ऐसे ही पैसे लिए, एडवांस लेके बुक करके रख लिए। उसके बाद कॉस्ट जो है सो तकरीबन 3.5 लाख बोले थे शायद उन्होंने। उसके बाद थोड़ा बहुत कम भी करे तो इवेंचुअली 3.25 लाख या कुछ करे। लेकिन कॉस्ट का ऐसा है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग उनसे उन्होंने एक रेट बोलते, आप बात कर लेना अपने ऊपर, जितना कम करा सकते नहीं करा सकते उसके ऊपर है। कम करा सकते तो करा लेना। तो बहरहाल पैसों की बात हो गई उनसे। उसके बाद एडवांस भी दे दिया मैं, और रमज़ान के बाद उन्होंने आके मेरे को जो एक्चुअल डेट्स है वो दे दिए। क्योंकि अब मैं इंडिया के बाहर हूँ तो पासपोर्ट मेरा मेरे पास रहता, तो अब उसकी स्टैंपिंग होना था। तो उन्होंने बोले थे मेरे को अगस्त 18 से पहले आप इंडिया में आके मेरे को पासपोर्ट दे दिए तो आपका हो जाता, नहीं तो आपका नहीं हो सकता। तो बहरहाल समहाउ मैं क्या करा, अगस्त 18 को इंडिया को आया, आके उनको पासपोर्ट दिया, फिर प्रोसेसिंग वही शुरू हो गई। उनके पास सब उन्होंने अपनी तरफ से शुरू कर दिए। इन द मीन टाइम हमारी यहाँ हज की प्रैक्टिसिंग चल रही थी समझो। मैं एक्चुअली सऊदी से पहले कभी नहीं गया था, तो हज या उम्रा कुछ भी मैं नहीं करा पहले।
तो मैं कोई हराम बनना वो नहीं आता था। तो ज़बरदस्त उसकी फुल प्रैक्टिस चल रही थी समझो इतने टाइम में। उसके बाद फिर वीज़ा स्टैम्प होके आ गया। आए बात यही ट्रैवल्स वाले क्या करे बोले तो एक हज की काउंसलिंग करे। उन्होंने क्या करे, नामपल्ली पे क्या है वो फंक्शन हॉल, हाँ नामपल्ली पे रेड रोज़ गार्डन या कुछ तो फंक्शन हॉल है ना, वहाँ पे बुला के जो है सो पूरा आपका हज का करने का तरीक़ा और जो है सो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने देंगे, आप क्या अपने पास से लेके आना वगैरह, ये सब पूरे चीज़ें डिटेल में ज़बरदस्त काउंसलिंग करे करके दोपहर का खाना वाना खिला के भेज दिया समझो। तो काउंसलिंग हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बुला के बैग्स वो दे दिए। ये लोग क्या करते, बैग्स वो प्रिंट कराते सबके लिए, जिसमें आपके ऑपरेटर का फ़ोन नंबर, वहाँ सऊदी के कॉन्टैक्ट्स का सबका फ़ोन नंबर वो रहता, ताकि अगर आप वहाँ मिस वगैरह भी हो गए तो वो बैग पे से देख के आपको आप आ जा सकते, होटल का एड्रेस वो रहता उस पर। तो वो लास्ट डे देते, वो दे दिए, पासपोर्ट दे दिए। उसके बाद अपना दिन आ गया समझो। अब जो है सो असल ट्रैवलिंग का दिन आ गया। हम लोगों की फ़्लाइट जो है सो दोपहर में 4 बजे है बोले, बोल के 12 बजे आ जाओ बोल के बोले थे एयरपोर्ट को। उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे से पहले ज़रा कॉल करके बोले फिर आपकी फ़्लाइट लेट हो गई। टिकटा तो मिल गए थे, फ़्लाइट वाकई में लेट हो गई थी, फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। आप लोग एक काम करो, जो है सो एयरपोर्ट को 4 बजे तक आओ, 6 बजे फ़्लाइट है, 4 बजे तक आओ। 4 बजे हम एयरपोर्ट को गए, जाके सिक्योरिटी में लग के सिक्योरिटी वही सब कर लिए। उसके बाद देखे तो फ़्लाइट फिर से लेट, लेट तो लेट, अब लेट हो के 10:30 बजे या कुछ ऐसा हो गई फ़्लाइट। तो सब परेशान, 2 बजे की फ़्लाइट थी, 10:30 बजे हो गई रात को बोले था। फिर उसके बाद क्या करें, वहाँ पे डिनर उन लोगों की तरफ से दिए, एयरलाइन वाला दिया या फिर टूर्स वाले दिए ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो है सो एयरपोर्ट पे पूरे हाजियों को डिनर दे के उसके बाद सब इंतज़ार में बैठे हुए। उतने में क्या हुआ, एक चिच्चा बेचारे बैठे बैठे गिर गए। तो कमज़ोरी थी या क्या थी अल्लाह आलम, गिर गए उन्होंने। फिर उसके बाद डॉक्टरों को वही बुलाए करे और ला चेक करे करके बोले आप फिट नहीं है ट्रैवल को, आप जो है सो वापस घर को चले जाइए। उनको देख के बेचारों को इतना अफसोस हुआ, बेचारे मतलब अच्छे ज़यीफ़ थे, तो उतनी पूरी क्या बोलते हैं नीयत से आए थे होंगे एकदम जो है सो, मगर अल्लाह ताला जो भी करते अच्छा करते ना। एयरपोर्ट पे ही ऐसा हुआ, वहाँ से उन्होंने घर को वापस चले गए, नहीं तो जो है सो फिर उन्होंने वहाँ हज में चलते और खुदा ना खास्ता उधर कुछ भी होता तो कितनी परेशानी होती। तो समहाउ क्या हुआ, फिर प्लेन में बैठ गए समझो। अब प्लेन में बैठते कि ज़बरदस्त कॉमेडी शुरू। कॉमेडी कैसी मालूम, सब के सीटा इधर उधर कोनों में है, तो अब सबको अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठना है, तो एक जने इधर बैठ रहे एक जने उधर बैठ रहे। एयर होस्टेस दम हो गए लास्ट में छोड़ दिया, तुम ला क्या करते कर लो बोल के। तो कितनी की देर के बाद सब एडजस्ट हो गए, 3 फैमिलियाँ बचे शायद। तो फिर उन्हें एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड वो आया, आके जो है सो अरेंज कर रहा, तो पूरे हो गए। अब एक फैमिली बची लिटरली, फैमिली क्या कपल बचा एक। तो दोनों को एक एक सीट दिया उन्हें। क्या बोला, एक लेडी बैठे हुए थे, उनके बाजू खाली थी सीट, तो लेडी को वहाँ बैठ जाओ बोला, और हस्बैंड को दूसरी तरफ बैठ जाओ बोला जेंट के बाजू एक। तो उनके मिसेस या जो भी थे बहरहाल उन्होंने नहीं मैंने बैठती वो को क्या करे। तो उसके बाद जो है सो फिर पीछे आया तो हम लोग की सीट देखा, हम लोग 3 लोग थे। तो मेरे से पूछा, अरे आप लोग 3 लोग हैं ना, आप मूव हो जाते क्या वहाँ पे। तो 4 सीट्स थे, हम लोग 3 लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को पूछा मूव हो जाते क्या।
अब हमारे भी घर वाले नहीं नहीं बोल रहे थे, मैं बोला जान दो, कोई ना कोई कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करे तो होता ना। और फिर अपन तो तीन है, उन लोग बेचारे दो है, सही है, दोनों एक कोने कोने में हो गए तो परेशानी है बोल के मैं उठ के जाके दूसरी सीट पे बैठ गया। अब उन्हें जो है सो क्या बोलते हैं, नहीं बैठती मैं वहाँ पे। कई को नहीं बैठती बोले तो, नहीं वो जो दो सीटा हैं टॉयलेट के बहुत करीब है, मैं नहीं बैठती बोले तो। वहाँ पे फ्लाइट स्टीवर्ड की आखिरी फिर गई, इन लोगों को अब्बे उतारो प्लेन में से, नहीं होना मेरे को प्लेन में, इन लोगों को प्लेन में से उतारो, दूसरी फ्लाइट पकड़ के आओ, बोलो फ्लाइट शुरू करो बोले तो बेचारे डर के बैठ गए। फिर उसके बाद फिर प्लेन शुरू हो गया। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की नहीं सॉरी 5 आवर्स की फ़्लाइट रहती है, हैदराबाद टू जिद्दा थी फ़्लाइट। तो प्लेन में भी लाइट खाना वाना सब दे के करके, प्लेन में तो क्या नॉर्मल था, वही कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ समझो, सुना नहीं। तो 5 घंटे हो गए समहाउ। उसके बाद लैंडिंग का टाइम आया तो सब जने अब लैंडिंग के वास्ते इंतज़ार कर रहे हैं, सीट बेल्ट वो लगा लेके बैठ गए। ऐसा प्लेन लैंड हो रहा, लिटरली टच डाउन होने आ रहा प्लेन, एक ज़मीन से 100 फीट ऊपर होगा समझो। एक चिच्चा का फ़ोन बज रहा, तो चिच्चा जो है सो फ़ोन रिसीव करके हेलो हेलो हाँ। अब उधर से कौन क्या बोल रहे उधर वो तो सुने नहीं आ रहा था, अब चिच्चा क्या बोल रहे हो सुना तो मैं, नहीं नहीं अभी नहीं पहुँचे, अभी पहुँच रहे हम लोग। हाँ, प्लेन पूरा खामोश है, इमेजिन करो आप लोग। हाँ, एक बुढ़े मियाँ की आवाज़ आ रही फ़ोन पे, हाँ हाँ अभी उतर रहा नहीं 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 अभी हो गया हो अल्हम्दुलिल्लाह उतर रहे बोल के। उसके बाद उतना बोलने के भी दिल नहीं भरा, बाधा करने शुरू कर दिए। उतने में जो है सब बीच में से एक जना उठ के, अरे चिच्चा बंद करो जी फोन, क्या तो भी हो रहा, वो कभी प्लेन में नहीं बैठे हुए बोल के आखिरी उठ रहा हेलीकॉप्टर। उसके बाद फिर आजू बाजू दूसरे सब जने उठ रहे, प्लेन लैंड हो रहा, उनको फोन पे बाधा कर लेते हैं चिच्चा बोल के। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिए, प्लेन फिर लैंड हो गया। लैंड हो गए बाद एक 15-20 मिनट लगे समझो वहाँ पे एयरपोर्ट में जाने। उसके बाद जो है सो एयरपोर्ट में घुसे तो देखने का था भाई, हम लोगों को एक हॉल दिए। वो हॉल में जो है सो हमारी फ़्लाइट तकरीबन पहले 2 बजे रात को उतरी, तो हमको जो हॉल में बिठाए, वो हॉल में 7 बजे की फ़्लाइट से जो उतरे शाम के, वो टाइम से लेके 2 बजे के रात तक के पूरे जने बैठे हुए हैं। तो जो है सो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है इतना बैकलॉग में चल रहा था कि अभी 7 बजे जो पहुंचे उनका भी इमिग्रेशन नहीं हुआ, अभी वहाँ बैठे हुए थे। तो हम लोग का तो 2 बजे था। तो फिर हम लोग क्या करें, ऐसे टाइम पास करे उसते में थोड़ी देर को कोई तो भी सऊदी गवर्नमेंट के एयरपोर्ट के जो भी रहते थोड़ी देर को आ रहे, पानी वानी दे के जा रहे। हमला भी ऐसी स्नैक्स हुए जो रख लिए थे, बैठ के खाए करे समझो करके। 4:30 बजे फजर पड़े तो वो जो 7 बजे की फ़्लाइट थी उसके बाद उन लोगों का नंबर आया कुछ तो फिर उसके बाद हमला समझ गया बाबा बहुत टाइम है अभी, फ़ायदा नहीं है बोल के वाइच पूरे एयरपोर्ट पे सो गए। एयरपोर्ट पे सो गए। सुबह फिर मैं तो ज़बरदस्त खराटे लेके सो रहा था। बाद में मेरे को लोग मिले तो बोले अरे भाई आप एयरपोर्ट पे बहुत खराटे ले रहे थे। तो सो के बहरहाल मैं 10 बजे उठा समझो, एक 5 घंटे की नींद हुई ज़बरदस्त। सऊदी के एयरपोर्ट पे सो गए। बोले तो सोफे वोफे कुछ भी नहीं थे, ज़मीन पे बिछा लेना, बिछा के सो जाना अपना। पूरे वैसे लाइन से 1000-2000 जने सो रहे थे समझो। उसके बाद जो है सो 10-10:30 को सुबह में कौन की एक जने आगे बोले अरे अपनी फ़्लाइट का नंबर आया चलो बोले। तो पूरे तकरीबन 340 लोग थे हैदराबाद से वो फ़्लाइट के। पूरे जने जाके लाइनों में ठहर के इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा। अब लंबे लंबे लाइना है इमिग्रेशन प्रोसेस के, तो उसमें एक से एक चीज़ आ रहे हैं। एक आंटी आखिरी किराक पॉश बंजारा हिल्स के थे शायद उन्होंने, तो उन्होंने दूसरे आंटियों से बात कर रहे, तो मैं ओवरहर्ड करा उनकी कन्वर्सेशन। तो ऐसी थी
तो अच्छा, आप लोग कौन से ट्रैवल से आए और कितना चार्ज करे आपको? अच्छा, 3 lakhs करे आपको? भाई नहीं, हम ये ट्रैवल से आए, हम आपको 6 lakhs करे मालूम। कई को बोले तो हम लोग सिर्फ 2 ही जने हैं एक रूम में, और हम लोग 5 स्टार में ही रहते बोले थे, उसकी वजह से बोल के आखिरी तुड़ला उतार रहे थे उन्होंने वहाँ पे। या फिर सही में भी करे होंगे, मगर आखिरी शो ऑफ कर ले रहे थे समझो आंटी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वही आंटी और दूसरे उन्होंने जिनसे भी दोस्ती वोस्ती कर लिए, उन्होंने जो है सब अपने बेटियों के फोटोआं दिखा ले रहे हैं उनको, पयाम रिश्ते के वास्ते, पैम के वास्ते क्या आएंगे। वो एक आंटी दूसरे आंटी को जो है सो अपने बेटियों के फोटोआं दिखा ले रहे हैं, तो वो आंटी उनके हस्बैंड को भी दिखा ले के अरे ये बेटी अच्छी है, नहीं नहीं मेरे को छोटी अच्छी दिखी, ये वो बाहर उन लोगों की कॉमेडी चल रही थी यहाँ पे। मैं खाली सुन ले के हंस ले रहा था। मैं जो है एयरपोर्ट पे एक वीडियो लिया था वहाँ के लोगों की, और कितना कितना भीड़ था और बैगेज जो है, तो ये है देखो आप लोग वीडियो देखो। और यही लाइनों में हम लोग ठहरे हुए थे मालूम, यही लाइनों में ठहरे हुए थे हम लोग, तकरीबन 1.5 घंटा ऐसा तो भी ठहरे हुए थे हम लोग। उसके बाद इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन हो के बाहर निकलते कि जो है सो फ़ोनों के छोटे छोटे स्टॉल्स रहते हैं वहाँ पे, सिम खरीद ले सकते हैं आप वहाँ पे। तो फिर सिम वह सब ले लिए, ले लेके जो है सो फिर अपने जो ऑपरेटर थी उनकी बस आई। बस आई बात अभी जिद्दा में है, मक्का को जाना है अपने को। बस में बैठ गए, बैठ के मक्का को निकल गए। तो ये था फर्स्ट पार्ट मेरे हज एक्सपीरियंस का। थोड़ा लंबाई हो गया, मैं चाह रहा था 3 पार्ट्स बनाऊंगा और 10 मिनट के अंदर रखूंगा बोल के, लेकिन जो है सो इससे कम डिटेल में रख भी नहीं सकता था। मेरे हिसाब से मेरे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ा बोलना था वो पूरे बोला। थोड़े बहुत इसमें बीच में हाँ स्टोरियाँ भी सुनाया, वो शायद कट भी कर सकता था। लेकिन आप लोग बोलिए आप लोगों को कैसा दिखा, और आप लोगों का फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में डालिए कि क्या बोलना था या क्या नहीं बोलना था, या फिर और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं उस हिसाब से अगले 2 वीडियोस इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है दोनों वीडियोस भी यही वीक डालने की। वो होने के बाद से जो है सो फिर ये चैनल से रिलेटिव कुछ और वीडियोस वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो ज़रूर कमेंट करिए, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।